हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के क्या रोल हैं, किस तरीके से ये, इसका उद्देश्य क्या है, किस आर्टिकल में है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसकी संरचना क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक क्या है, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका जो गठन हुआ था वो संविधान के तहत हुआ था और इसका मेन उद्देश्य जो था वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। आर्टिकल 324 में ये सारी चीजें बताई गई हैं और इसके अनुसार संसद, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन ये करेगा। इसी के लिए पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी का भी जो होगी वो चुनाव आयोग की होगी। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ही क्या है, समान है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है इस आयोग से। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करी गई है। मैंने आपको पंचायती राज जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कराता है चुनाव पंचायतों की। इसकी संरचना को अगर देखें तो आर्टिकल 324 में बताया गया इसके बारे में। इसमें कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? इनकी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। और अन्य निर्वाचन आयुक्त अगर किसी और एक्स्ट्रा निर्वाचन आयुक्त की आवश्यकता होती है तो करी जाएगी और तब यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त, मतलब अगर कमी लग रही है तो और आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है और जो उस तरीके से करेगा कि जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। लेकिन काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन आयुक्त के प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी। 1950 से 15 अक्टूबर तक 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। बाद में क्या हुआ कि भाई लगा कार्यभार थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें हमें और ज़्यादा आयुक्तों की ज़रूरत है, तो फिर इसमें मत देने वाले, उस समय की अगर बात करी जाए इसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम को, जो काम था उसको कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। बाद में इस आयोग को बहुसदस्यीय संस्था के रूप में जाना जाने लगा और कार्य करने लगा। इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। हालांकि 1990 के बाद क्या हुआ, 1990 के बाद में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया और इसे फिर पहले की तरह ही कर दिया गया। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए और इसके बाद अब ये क्या है, फाइनली देखा जाए तो अब आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह, फिर 2 जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां भी होती हैं। उनके वेतन भत्ते जो भी होते हैं, कोई भी जो लाभकारी परिवर्तन होंगे वो उनके टाइम पीरियड में एक बार वो नियुक्त हो जाते हैं, उसके बीच में वो नहीं किए जाते हैं। और इसके जो भत्ते व दूसरे लाभ एक समान ही होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर वह अन्य 2 न्याय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो आयोग इसका निर्णय करता है। बहुमत के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगी वो हो सकता है इनके कार्यकाल को समाप्त कर दे। किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी इन्हें हटाया जा सकता है। स्वतंत्रता जरा इनकी देखिए किस तरीके से ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल 324 में ये बात बताई गई है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं। तो अपनी पदावधि के लिए जो जितना काम करते हैं, जो इनका निर्धारित पदावधि है उसमें काम करने की इनको सुरक्षा दी गई है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात करी जाती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर आप इसको समझें तो दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में साधारण नहीं विशेष बहुमत से ही संकल्प पारित करके उनको हटाया जाएगा। और हटाया किसके द्वारा जाएगा? जब संकल्प पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। वह
राष्ट्रपति की यहाँ पर बात आती है प्रसाद पर्यंत। जैसे कि मुख्यमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास जो मंत्री परिषद होती है वो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद जो किसके प्रसाद पर्यंत काम करती है, राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, जब तक कि उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकता। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जब तक संसद इस चीज को पारित नहीं करेगी राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटा पाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि इनके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा रोक लीजिए और आराम से आप इसे देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें होंगी उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा बीच में। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जाएगा। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दोष हैं। अब दोष क्या क्या हैं कि संविधान में ये नहीं बताया गया सदस्यों की योग्यता के लिए कि विधिक योग्यता क्या हो, शैक्षणिक क्या हो, प्रशासनिक या न्यायिक क्या हो, कुछ भी नहीं बताया गया। संविधान में इस बात का भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी पदावधि कितनी होनी चाहिए। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा या अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये क्या बताया जा रहे हैं, ये इनके दोष बताए जा रहे हैं। शक्ति और कार्य के रूप में अगर देखते हैं तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग जो है उसकी शक्ति और कार्य को 3 भागों में बांटा गया, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। विस्तार में अगर देखें इस चीज को, शक्ति व कार्य इस प्रकार है। संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर समस्त भूभाग का निर्धारण करना। जब आप चुनाव के लिए कोई चीज नियमावली तैयार करेंगे तो आपको पहले एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। एरिया डिसाइड होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक निर्वाचन नियमावली तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए जो सभी योग्य मतदाता होंगे उनको पूरा पंजीकृत, उनको आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखना होगा या फिर कहीं पर स्टोर करना होगा। फिर इनकी तिथि, डेट कब डेट होगी, समय सारणी, किस किस डेट में कहाँ पर चुनाव होंगे, और नामांकन पत्रों का भी परीक्षण करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना कि भाई ये जो राजनीतिक दल है, सपोज करिए कांग्रेस के पास जैसे पंजा है या फिर बीजेपी के पास कमल है, तो ये उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करना, ये भी इनका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि किसके क्या क्या आपकी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप इनको मान्यता दे सकते हैं। तो चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद अगर कोई तरीके का होता है तो उसके समाधान के लिए न्यायालय की तरह भी ये काम करते हैं। इनके लिए ये अधिकारी भी रखते हैं इस तरीके की, वो इनकी जांच करें। निर्वाचन के समय दलों को उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का मतलब निर्मित करना कि जो अगर आपका चुनाव वोटिंग होनी है 1 दिन बाद, तो ये बोल देते हैं कि 2 दिन पहले से या 48 घंटे पूर्व आप कोई भी प्रचार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आचार संहिता का निर्माण बताना, निर्मित करना। और निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो, टीवी और इनकी सूची कार्यक्रम जो है वो तैयार करना। संसद सदस्यों की योग्यता के मामले में भी राष्ट्रपति को सलाह देना। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। संसद से संबंधित है तो कैसे राष्ट्रपति को, और विधान परिषद से संबंधित है तो किसको, राज्यपाल को। रिगिंग, मतदान केंद्र लूटना, जिस तरीके की चीजें हम पहले देखा करते थे कि मतदान केंद्र लूट लिया, हिंसा हो रही है, इन सभी चीजों पर भी बहुत ध्यान रखना। और अगर कोई भी अनियमितता होती है तो इसके आधार पर निर्वाचन को रद्द कर देना। ये सारी चीजें किसके पास है, सारे के सारे काम है निर्वाचन आयोग के पास। काम कराने के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उनके बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को आग्रह करना, उनसे बोलना कि भाई मुझे इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक पर्यवेक्षण करना, उसकी जांच करना पूरा कि चुनाव निष्पक्ष है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या फिर नहीं कराए जाए, इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज देना। और निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन जो प्रदर्शन है उनके आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। कौन दल किस स्तर का होगा, ये भी काम किसका है, ये भी काम निर्वाचन आयोग का ही है। निर्वाचन आयोग की सहायता से उप निर्वाचन आयोग करते हैं, इनकी सहायता जो आयोग है इनकी सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। सिविल सेवाओं से ये आते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों या फिर उप सचिवों के अवर सचिवों के द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता करना मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी सहायता कौन करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर ही करता है।
ये देखिए कई बार ये चीज़ें ना एग्जाम में बहुत आसानी से पूछ ली जाती है, आपको लगेगा बहुत ईजी है, पर कुछ कुछ चीज़ें ना नोट्स बनाते चले तो आपको याद आसानी से रहेंगी। इसके नीचे फिर जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। जिन्होंने कभी निर्वाचन के बारे में नई चीज़ें देखी हैं, आप अपने आप में एनालाइज करिए, आप वोट डालने जाएंगे कैसे जाएंगे, उस सारी प्रक्रिया को किसने कंप्लीट किया होगा, फिर आप निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब मैं शुरू में इसको पढ़ती थी तो मुझे चीज़ें क्लियर नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं सोचूं कि मैं वोट डालने गई तो मुझे वोट डालने के लिए केंद्र चाहिए होगा, मेरी तरह और भी लोग आए होंगे तो उनके नाम कहाँ से आए होंगे, ये सारे काम, या फिर जो जिस चीज़ में आप बटन दबा रहे हैं वो कहाँ से आई होगी, इनकी गणना कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप जब आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको निर्वाचन आयोग के पूरे काम समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत तो हमें पता ही है कि भाई किसी भी तरीके से जो चुनाव है उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और लोकतंत्र की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत बनी रहें, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखता है। यह की उपलब्धता, समाहिता और नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित भी करता है। भाई जब हम किसी सत्ता को चुनते हैं या किसी सरकार को चुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता हमेशा बनी रहे। पारदर्शिता का इन द सेंस ये मतलब कि हमने अगर किसी नेता को या किसी जो खड़ा है उस चुनाव में हमने उसको वोट दिया तो मेरा वोट उसी के लिए जाए, किसी भी तरीके से गलत ना हो कि मेरा वोट किसी और पार्टी को चला जाए। दूसरी बात कि जो मानदंड है उनका भी प्रॉपर पालन किया जाए ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हमेशा मजबूत बना रहे। निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी अगर जाने थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान में दिए स्वतंत्र, ये सब क्या है ना, मेंस के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्री के लिए तो मैंने जो आपको डिटेल में बता दी बातें वही केवल वहां पर हैं। स्वतंत्रता, समता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना, निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना, महत्तम विश्वसनीयता बनाए रखना, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता और सच्चरित्रता, ये सारी चीजें, जवाबदेहिता, स्वायत्तता और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव को संपन्न कराया जाना। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी घोटाला, कोई भी कालाबाजारी, कोई भी तरीके का काम ना हो कि आपने मतदाताओं को खरीद लिया, कुछ पैसे दे दिए और आपने कहा कि सिर्फ इसी पर चिन्ह लगाते चलो। इन सारी चीजों से बचने के लिए और चुनाव आयोग इन पर निगरानी रखता है। समावेशी, मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी भी सुनिश्चित करना। चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी करवाना। निर्वाचन आयोग के बारे में स्टेक होल्डर्स जैसे मतदाता हो गए, राजनीतिक दल हो गए, चुनाव अधिकारी हो गए, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता में जागरूकता का प्रसार करना और देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा और तथा मजबूत करना। हम देखते हैं ना, जब चुनाव प्रचार चलते हैं तो उस समय पर यही वाली बातें कही जाती हैं कि गलत प्रचार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग यही कहता है ताकि जनता की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, कोई झूठ जिस तरीके का अपना जो ये मैनिफेस्टो देते हैं उसमें कोई गलत बात ना हो। इस सारी चीज़ों के लिए कहा जाता है कि हम बाद में ये सारी चीज़ें काम करेंगे। चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी और पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना, चुनावी प्रक्रिया के आसान व निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना को भी तैयार करना, ये सारा का सारा काम इन्हीं का है। चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी को अपना, जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अब वोटिंग मशीन आ गई, पहले क्या होता था, पहले पर्चियाँ पड़ा करती थी, तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना और जनता को भी उसके लिए फ्रेंडली बनाना। आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता तथा पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नई नई चीज़ों को अपनाना। देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना, मजबूती प्रदान करने के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना। आपने इतने सारे पॉइंट पढ़े, अगर आप इनको समराइज करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आपको समझ आती हैं। जनता का चुनाव में विश्वास रहे, जिस नेता को या जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहते हैं वो सामने आए। दूसरी बात ये, किसी भी तरीके की घोटालेबाजी ना हो, कोई गलत काम ना हो। तीसरी बात ये कि लोकतंत्र लोगों को मजबूत बनता हुआ दिखाई दे। लोकतंत्र का मतलब यही है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो निर्वाचन आयोग है वो पूरा काम करता है। इलेक्शन कमीशन इसी तरीके से अपने कामों को पूरा करता है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।